कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज की क्लास में लॉग और एंटी लॉग दोनों की कैलकुलेशन काम आने वाली है आप लोगों के एग्जाम में। कैसे लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशन करोगे वो देखेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आना चाहिए वैसे तो ये आप लोगों को, पर ठीक है एक बार मैं और बता देती हूँ, है ना। जैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 639.6, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 639.6। सबसे पहले तो लॉग टेबल आपके हाथ में हो, है ना। अब कैसे लॉग टेबल, कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, ध्यान से सुनना। लॉग की कैलकुलेशन करते टाइम पे आप बस इतनी बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक डिजिट होनी चाहिए लेफ्ट साइड में, उसके बाद पॉइंट लगाना है हमें, है ना। उसके बाद जो डेसिमल आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 396 इंटू 10 की पावर में कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। -2 करें। अरे यार मतलब, हाँ अरे अब समझ गए ना, इसमें +2 किया आपने, कैसे यही आएगा। -2 करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने आप लोगों को, एक डिजिट होनी चाहिए, है ना, लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद बाकी नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और बाकी को क्या करोगे, 10 की पावर में जो भी है, ठीक है, जितना आपने डिजिट जो भी है शिफ्ट किए उस अकॉर्डिंग 10 की पावर में लिख दोगे। उसके बाद आपको लॉग टेबल में देखना है 63 की वैल्यू। किसकी वैल्यू, 63। लॉग टेबल में आपको देखनी है 63, जिसको आप 6.3 की तरह कंसीडर करोगे। लॉग टेबल में आपको किसकी वैल्यू देखनी है, 63। 63 में 63 के बाद में, हाँ कौन से नंबर वाला कॉलम, 9 नंबर वाला, ये 9 है ना, क्या कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो 63 के बाद में कौन सी वाली डिजिट, 9 वाला कॉलम। 63 से 9 वाले कॉलम में कितनी वैल्यू दे रखी है, 8055। वो नहीं, एक और दो कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। फर्स्ट वाले आप देखो 63 से 9 वाले कॉलम में वैल्यू कितनी है, 8055। उसके बाद में एक और डिजिट दे रखी है यहाँ पे, एक और डिजिट क्या है, 6। तो उसके पास वाला जो कॉलम है उसमें 6 वाले पे नंबर पे जाओ, 63 के सामने 6 वाले पे वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें 4 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8059, ठीक है। और आगे कैसे लिखोगे इसको, 0 पॉइंट करके, वापस बताऊंगी अभी। आगे कैसे लिख दोगे, 0.8059, ठीक है। उसके बाद में +2 log 10 लिख दूं मैं, किसी को कोई दिक्कत, log a इंटू बी, log a प्लस log b, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.8059 log का आंसर। इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, कि अगर जैसे आपने 6.34 तक की कैलकुलेशन की है उसकी, है ना, तो लॉग में 63 वाला चेक कर लेना, उसके बाद फिर फोर्थ वाले में, फिर सबसे लास्ट वाला नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक। फोर्थ वाला एक बार के लिए आप जो 4 डिजिट्स तक की हुई हो पाती है, लॉग टेबल में जो कैलकुलेशन है 4 नंबर्स में ही हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद बाकी डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस तरह से 10 की पावर में अरेंज करके लिख देना है। क्लियर हो गई बात, 10 की पावर में आपने अरेंज करके लिख दिया। लॉग टेबल में आप 63 जो है उसको 6.3 की तरह कंसीडर करोगे, 63 पे जाओगे, 63 के बाद में 9 नंबर वाले कॉलम पे जाओगे, उसकी वैल्यू देखोगे, वो वैल्यू लिखना। उसके बाद 9 के बाद एक और 6 डिजिट और है ना। अगर ये डिजिट नहीं होती तो बस ये यहाँ तक हम 0.8055 करके लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 पे, वापस से 6 पे जाओ, इसके पास एक और जो आपका यहाँ पे एक और जो कॉलम है आपका, उसमें जाना है आपको, ठीक है। उसमें 4 दे रखा है, आपको ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ये जो नंबर आएगा इसमें आगे 0 पॉइंट करके लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में 2 log 10 करके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, ये आपको पहले से अरेंज करके दे रखा है इन्होंने, है ना। डेसिमल के बाद सॉरी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डायरेक्ट 63 पे जाओगे, 63 पे जाने के बाद फोर्थ नंबर वाला कॉलम की वैल्यू देख लोगे।
नहीं नहीं नहीं, अब कोई डिजिट ही नहीं रखी, जीरो है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक ही है ना। फिर वहां पे एडिशन नहीं करना है, अगर एक और डिजिट नहीं दे रखी है तो उसके बाद एडिशन नहीं करना है। सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, एक आप करके बताएंगे मुझे, एक आप करके बताएंगे ताकि मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्लियर हुआ है नहीं हुआ। 0.4921, अब ध्यान रखना 10 की पावर में क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.4921, लॉग ऑफ 0.4921। आप लोगों को समझ में आया जो ऑनलाइन है? हाँ, एक और कर देंगे हम, एक और आप ट्राई करके देखो। मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करो। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, एक डिजिट होनी चाहिए, डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए, तो इसको डिजिट और उसके बाद में डेसिमल वाली फॉर्म में चेंज करो। हाँ, 10 की पावर -1 आएगा, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करो पूरी। लॉग की कैलकुलेशन करना सीख लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में भी लॉग की वैल्यूज आने वाली है और इसमें भी लॉग की वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है। लॉग एंटी लॉग आने वाला है तो 1 मार्क ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगा बिना बात के, जहाँ की जो कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इतना बेसिक चीज बता रही हूँ, अब तो कर लोगे। कैसे करोगे, लॉग ऑफ कैसे लिखोगे, 4.921 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, कितना आ रहा है। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है क्या, और किसी के कुछ और आ रहा है? 0.3079, हाँ माइनस में। आपने पूरी कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी, सॉरी लॉग ऑफ ए इंटू बी दे रखा है ना, तो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इंटू 10 की पावर -1, यहां तक कर दोगे सब। 4921 है, सॉरी 4921 है। अब लॉग टेबल में 49 की वैल्यू देखो, 49 में कौन से वाला, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में कितना आ रहा है, 6920, कितना आ रहा है 6920, और उसके बाद क्या है 1, फर्स्ट फर्स्ट वाले में जाओ, इसी में ही 1 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा 6921, और आगे क्या बताया, 0 पॉइंट करके लिख दो इसको, जो भी आंसर आया उसको 0 पॉइंट करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अब 1 में से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, माइनस में आ रही है वैल्यू, कितना है माइनस में, 0.3079। क्लियर हो गया, लॉग कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड में एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद में डेसिमल आना चाहिए, 10 की पावर में चढ़ा दो बाकी। और अगर वैसा ही पहले से फॉर्मेट दे रखा है तो कुछ नहीं, छेड़ नहीं करना, जैसे मैंने पहले ही लिख दिया था ना 6.34, वैसा ही फॉर्मेट दे रखा है तो छेड़ नहीं करना उसको। उसके बाद क्या देखोगे, 63 देखोगे, 6.3 मतलब 63 देखना है आपको, है ना, अलग नहीं। 63 देखोगे आप, 63 में 9 नंबर वाला कॉलम वाली वैल्यू लिखोगे, उसके बाद फिर 6 नंबर वाले कॉलम की वैल्यू उसमें ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो उसको 0 पॉइंट करके लिख दोगे, और फिर फाइनली आप जो भी 10 की पावर में आपने किया था उसके साथ में सॉल्व करके लिखोगे। हाँ, मीन डिफरेंस से, वो उसको मीन डिफरेंस वाली, वो ये जो सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है ना, ये इसको मीन डिफरेंस वाली वैल्यू बोलते हैं। ये 4 जो है ये मीन डिफरेंस वाली वैल्यू है। हाँ, अगर अगर आप लोग, अगर आपको यहाँ पे तो मैंने 4 डिजिट्स ले लिए हैं, है ना, इतना इतना वो दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ नहीं, आपको ही कैलकुलेशन करनी है, आपके ऊपर ही है कि आप कितने डिजिट तक कैलकुलेशन करते हो। जैसे सपोज आपने लॉग ऑफ 7.56 आपका आंसर आया है, ठीक है, 75 देखो, 6 देखो, है ना, और 0 पॉइंट करके लिख दो आगे आंसर। वहां थोड़ी 10 की पावर में कुछ आ रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने जो मैक्सिमम पॉसिबल जो टफ तक बन सकता है ना वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये इतना इजी इजी होंगे, है ना, ये तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल जो टफ बन सकता है वो एक्सप्लेन कर दिया, कि यहाँ तक कर लोगे, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं वो कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। किसमें, तो भी आपको फिर 10 की पावर में वैसे ले लेना, ठीक है। हाँ, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। एंटी लॉग की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे आप, एंटी लॉग ऑफ 2.806, एक मिनट में बता देती हूँ। एंटी लॉग तो बहुत ही इजी होता है। कैसे दिखेंगे एंटी लॉग,
डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू दे रखी है, यू नहीं कि यार यहाँ पे 2 ही दे रखा है। अगर सपोज आपके पास होता 107.806 होता इसका एंटीलॉग, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 10 की पावर में चढ़ा दो। एंटीलॉग कैसे कैलकुलेट करोगे? डेसिमल से पहले जो, अब यहाँ पे कितना है 107 है ना, यहाँ पे मत, यहाँ और यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम ने बोला था एक डिजिट के बाद हमें 10 की पावर यहाँ इस तरह से करना है। ध्यान से सुनो, लॉग में तो आपको एक डिजिट लेके आनी लेफ्ट साइड में, उसके बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ एंटी लॉग वाले केस में हम ऐसा करते हैं कि डेसिमल के साथ छेड़ नहीं करते, जहां पे है डेसिमल वहीं का वहीं रहने दो उसको। उस डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं उनको 10 की पावर में लिख दो। उस क्या करोगे, यहाँ इंटू करके 10 की पावर में कितना आ जाएगा 2। अब 2 तो यहाँ से हट गया, अब क्या बचा 0.806, क्या बचा 0.806। एंटी लॉग वाली टेबल निकालो, उसमें देखो 0.80 पे जाओ, एंटी लॉग वाली में 0.80 पे जाओ, 0.80 के बाद 6 वाले पे जाओ। आप कितना आया आपका 6397, कितना आया 6397 आ गया है ना। कितना लिखोगे 6397, यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पे इस तरह से डेसिमल लगा के लिख दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से एंटी लॉग करना है, कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेट। वापस बता देती हूँ, समझ में आ गया आप सब लोगों को? अब तो कर लोगे कैलकुलेट? नहीं, वापस से बताती हूँ एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करना है। एंटी लॉग में जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 108.295, चलो 29 ले लेते हैं हम, या फिर आपको दे रखा है 79.20 है ना, या फिर आपको दे दिया यहाँ पे 6.32 है ना, इस टाइप से कुछ भी हो। एंटी लॉग में आपको यहाँ पे डेसिमल से पहले जो भी आपकी डिजिट है उसको 10 की पावर में लिख दो, है ना। क्या करोगे, इसको 10 की पावर में लिख दोगे, क्या करोगे, इसको 10 की पावर में लिख दोगे, एज इट इज 10 की पावर में लिख दोगे। बचा कुचा जो है 0.20, 0.29, 0.32, ये एंटी लॉग में पॉइंट करके तो दे रखी वैल्यूज, एंटी लॉग में पॉइंट करके तो है, पॉइंट के बाद में ही तो दे रखी वैल्यूज। तो यहाँ पे 0.29 की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप देख लो कि 0.29 की वैल्यू। अब 0.29 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 0। 0.29 में 0 वाला कॉलम देख लो आप, 1950 आ जाएगा, तो 1.950 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? डेसिमल जो है उससे पहले आपके जो भी जितना भी नंबर है, और यहाँ पे एक अलग चीज थी है ना, ये दोनों चीजें दिमाग में रखना। लॉग टेबल तो मिल जाएगी आपको, एग्जाम में लॉग टेबल दे देते, 12th बोर्ड में दे देंगे वो, है ना, बट आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि किस तरह से हमें लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चंस करते हैं चलो। हाँ, कौन सा वाला लॉग एंटी लॉग, कौन सा? दोनों ही? अच्छा ठीक है, टाइम पे आएगा करो। लॉग ऑफ क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ भी नंबर दे रखा हो है ना, कुछ भी ऐसा कोई सा भी रैंडम नंबर दे रखा हो, आपको क्या करना है, एक डिजिट होनी चाहिए और डिजिट के बाद में डेसिमल करके फिर बाकी के नंबर लिखने हैं, और फिर यहाँ पे 10 की पावर में, अभी आपने इसको इसमें चेंज किया तो 10 की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 63 चेक करना है लॉग टेबल में। 63 पे 9 वाले कॉलम पे जाओ, पहले 63 पे 9 वाले कॉलम पे जाओ, 8055 आएगा। उसके बाद मीन डिफरेंस वाले कॉलम पे जाओ, जहां पे 6 है, उस 6 पे जाओ तो 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करके लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसमें अब यहाँ तक तो आपने इसकी कैलकुलेशन की है, अभी ये 2 लॉग 2 लॉग 10 की पावर 2 की भी तो करोगे, तो फाइनल ओवरऑल ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। और बाकी आप लास्ट में एक बार समझ लेना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन लिखवा देती हूँ मैं डायरेक्टली। Calculate the standard cell potential. क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। कैलकुलेट द, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि आज हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतने क्वेश्चंस करने हैं, इसमें जो वैल्यूज हैं वो लिखूंगी मैं सिर्फ और सिर्फ, आपको सुनना है और क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ galvanic cell, of galvanic cell in which the following reactions take place, in which the following reactions take place. First reaction लिखो, CD+2 से
प्लस 2 से सी डी प्लस 3 प्लस सी आर प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ सी डी। एक मिनट, वापस से क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ट्वाइस ऑफ सी आर से प्लस थ्राइस ऑफ कैडमियम प्लस 2 ट्वाइस ऑफ सी आर प्लस 3, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ कैडमियम। हाँ, आप लोगों को ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। ई नॉट की वैल्यू कहां से कहां, क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम पे दे रखी है आपको 0.74 वोल्ट, माइनस में, माइनस ऑफ 0.74 वोल्ट। और आपको दे रखा है एक और वैल्यू, कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम के लिए दे रखी है माइनस 0.40 वोल्ट। कैलकुलेट अब इसी, हाँ, एंड ऑल्सो कैलकुलेट, अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट लिख लो, ये बहुत टफ हो जाएगा एक ही बार में, नहीं, अभी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे। डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। किलो का फर्स्ट, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। कल के फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं करके आए हैं बहुत ही अच्छा, है कि नहीं। टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो आप लोग क्लास, हाँ, मैं तो एकदम 1:15 पे आ जाती हूँ, तो आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, फिर रह जाती है चीजें, फिर बाद में बैठे रहो। करो कैलकुलेट, आपको फॉर्मूलाज पता ही है, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मैंने बताया था, कैसे करोगे कैलकुलेट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब ये फॉर्मूलाज मैं नहीं लिखूंगी वहां पे एग्जाम में, ठीक है ना, खुद से ही लिखना है ये फॉर्मूला, करो कैलकुलेट। आर क्या लोगे, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो टेम्परेचर दे रखा है आपको 298 केल्विन। चलो कैलकुलेट करो, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अगर इस चैप्टर में देखो न्यूमेरिकल आना पक्का है, तय है, कोई इतना इजी सा नहीं आ जाएगा, 5 × 2 करके बताओ, है ना, थोड़ा सा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसमें। सबसे फर्स्ट स्टेप ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करो, फिर डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करो, उसके बाद के कैलकुलेट करो। कृष्णा, हाँ, ई नॉट तो सही कैलकुलेट किया आपने, बाकी भी कैलकुलेट करो। मुझे पता है आप गड़बड़ कहाँ करने वाले हो सभी। किसी का आया डेल्टा जी नॉट? हाँ, 196.86 माइनस में, ठीक है। के भी कैलकुलेट कर दो जल्दी से।
कुछ को तो n की वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी, है ना, कि की वैल्यू हम क्या लिखें, 6, है ना। 6 कैसे हुई वो भी मैं बता दूंगी। ऑनलाइन है, उसमें किसी का आया आंसर? नाइनटीन पॉइंट एट सिक्स। एफ की वैल्यू क्या होगी? 96500। कल ही बताई थी मैंने सारी वैल्यूज। चलो कोई बात नहीं, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सबसे पहले आपको ई नॉट ऑफ सेल पता होना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि आपको ये यहाँ पे काम आने वाला है ना। सबसे पहले तो जाके आप लोग क्या करोगे, कैसे अपने आंसर को लिखना है वो देख लो ध्यान से। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के ही क्या दे रखे हैं आपको, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही रखने हैं ना, ठीक है। उसमें तो कोई वो नहीं कि इनको चेंज तो नहीं करना। अब रिडक्शन पोटेंशियल में इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा है? कैडमियम का। किसका ज्यादा है? कैडमियम का। अरे यार -0.4 ज्यादा होता है ना -0.7 से। नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती जाती है, क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आपको पता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कैडमियम का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, ठीक है। ये दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए उस टाइम पे कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। तो कैथोड पे वैल्यू रख दोगे, ठीक है, माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड -0.74। कितना आएगा इससे कैलकुलेट करके बताओ, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल आ गया। उसके बाद अब हमें ई नॉट ऑफ सेल आ गया। अब हमें यहाँ पे लिखना, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। उस यहाँ से स्टार्ट करना है आपको आपका आंसर, है ना। इस तरह से लिखते जाना स्टेप बाय स्टेप। माइनस एन, एन यहाँ पे 6 कैसे आया, क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों की दोनों रिएक्शंस को इंडिविजुअली लिखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और सिमिलरली वहां पे कैडमियम +2 +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना हो गया, कैडमियम, ठीक है। आपको क्या है, ये रिएक्शंस बैलेंस करके दे रखी है, तो आपको यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 3, और ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आपको तो कोई भी ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखते हो तब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम होने चाहिए, है कि नहीं। तो सेम इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए आपको यहाँ पे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके 3 2 से वही ओवरऑल रिएक्शन लिख रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मानते हैं बात। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद आपको फैराडे में 96500 है। ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है 0.34, ठीक है। यहाँ से आंसर कितना आया था, -196.86 किलो में आएगा फिर तो, है ना। एक मिनट रुको, हाँ किलो नहीं नहीं, 19660 जूल पर मोल। 196, हाँ मैंने बताया ना, 196,860 जूल पर मोल। अगर इसको किलो जूल पर मोल करना है तो आप वही है डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करना आप। इससे यहाँ पे क्या आया है, आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई है यहाँ तक, ठीक है। अभी इसी में एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, अभी इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी किसी रिएक्शन की कैसे चेक करोगे, ई नॉट ऑफ सेल निकाल के। अगर ई नॉट ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव है तो पॉसिबल है ना, फिजिबल होगा। अगर ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव है, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी, होएगा ही नहीं, वो फिजिबल ही नहीं है ना। कैलकुलेशन वही छोड़ के आ जाना, ठीक है। इस टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो भी ये सेल है वो फिजिबल होगा। तो ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेना वहां पे, है ना, दे रखी होगी उनकी वैल्यूज इनके रिडक्शन पोटेंशियल से, जिस तरह से भी है। उसके बाद अब आपको आगे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट आ गया आपके पास में। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, के,
ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट रख दो आप यहाँ पे -196,860 इज इक्वल्स टू -2.303 R 8.314 T 298 केल्विन log ऑफ K। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, समझ रहे हो कैसे होगा? log ऑफ k इज इक्वल्स टू 196,860 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। एग्जाम में करते रहना आराम से बैठे बैठे ये कैलकुलेशन, ठीक है ना? तो इसकी कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी फिर ये लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है? कर लोगे सभी, इतनी कैलकुलेशन कर लोगे? इसमें वैल्यू जो आएगी लॉग के की वो आएगी 34.5014। किसी ने कैलकुलेट की है? 34.5014। अब एंटी लॉग बताओ मुझे, के की वैल्यू बताओ चलो। 34.5014 एंटी लॉग करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी, आंसर कितना आएगा? अभी एंटी लॉग बताया ना कैसे करते कैलकुलेट, निकालो एंटी लॉग की टेबल। एंटी लॉग की टेबल निकालो, उसमें बताओ मुझे कि एंटी लॉग ऑफ 34.5014 की वैल्यू कितनी लिखोगे? थ्री पॉइंट 173 मिनट 34.501 और 4, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है देखो, 34 है तो 10 की पावर में 34 लगा दो इधर तो, ठीक है। अब कितना बचा? 0.5014, 0.50 में 1 पे जाओ, कितना है? 3170 है ना? अप्रोक्स थोड़ा प्लस माइनस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ तक इतनी बड़ी तो आप मुझे नहीं लगता एग्जाम में भी कैलकुलेट कर पाओगे, इतनी बड़ी वैल्यू तो है कि नहीं है ये इतना। हाँ, अब यहाँ तक 5 तक आते आते कि भी 0 आ गया, चलो हो गया, मतलब पूरा डिविजिबल हो गया, इस तरह से सोच के आगे आ रहे तो ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या है? 4 की भी वैल्यू है, 4 की 3 आप ऐड कर दोगे, अप्रोक्स इसके अराउंड आंसर आ जाएगा। आपको मैंने बताया है एंटी लॉग में फाइनल आंसर लिखते टाइम पे फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है? हाँ, फाइनल उसके बाद में फर्स्ट डिजिट के बाद में क्या लगा देते हैं? डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है? वो तो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ गया? हाँ, रफ में कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में डायरेक्टली n इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट n इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है उसको। क्या इसमें कौन से स्टेप में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? कोई से स्टेप में कि वाला स्टेप दोबारा बता दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग सेल, क्वेश्चन लिखेंगे। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो 298 केल्विन मान के कैलकुलेशन करनी है। एफ की वैल्यू 96500 होगी, ठीक है? एन की नहीं, एफ की, एन तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन द फॉलोइंग सेल, क्या है सेल? एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम +3 ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? जैसे रिप्रेजेंटेशन कल मैंने सिखाया था आप लोगों को 0.1 m, उसके बाद क्या करोगे? सॉल्ट ब्रिज बनाओगे, उसके बाद Fe+2 से यहाँ पर आपको दे रखा है 0.02 m, और यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे? Fe, ठीक है? आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन। आपको ई नॉट दे रखा है, ई नॉट किसका है? Al+3 से एल एल्यूमिनियम, कितना है? -1.66 है,
और यहाँ पे एक और ई नॉट दे रखा है आपको, Fe+2 से Fe -0.44 वोल्ट, दोनों माइनस में ही है, ठीक है। और ये वैल्यूज भी ठीक है ना, Fe+2 से Fe है, ठीक है। एक 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में इतना हैवी क्वेश्चन दे दिया यार, डेल्टा जी कैलकुलेट करना, ई ऑफ सेल, धीरे 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 एक एक स्टेप कैलकुलेट करो। ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करो, उसके बाद ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना, उसके बाद डेल्टा जी कैलकुलेट करना, ठीक है। एक 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 स्टेप बाय बढ़ो। और जो है मतलब देखो, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। फिर आप सोच रहे हो कि अब तो चलो फॉर्मूला हमें आ गया, ई क्या थोड़ी, ई एनोड आ गया, नहीं हो पाएगा एग्जाम में। ये आना है क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या करोगे वहां पे बैठे बैठे। आना है ये क्वेश्चन, इसीलिए करवा रही हूँ मैं कि कोई बात नहीं, हमें तो अब समझ में आ गया फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो रखनी है। अरे वैल्यू रखनी है तो कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए। हाँ, जिन्होंने ई नॉट कैलकुलेट कर लिया है वो आगे कैलकुलेशन करेंगे जल्दी से। ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख के देख लेना पहले ही, है ना, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि क्यू की वैल्यू कैसे लिखोगे, नहीं तो फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे। क्यू की वैल्यू कहां से लिखोगे, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करो पहले तो सब बच्चे। ई ऑफ कैथोड माइनस कितना आया, 1.22, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल सभी के आ गया 1.22 वोल्ट, किसी भी स्टूडेंट के नहीं, हाँ 1.22 वोल्ट आ गया। ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जो भी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड आ गया 1.22, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो सभी स्टूडेंट्स। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, एनोड की रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कैंसिल आउट करके ओवरऑल सेल रिएक्शन। और इतना नहीं करना हो, अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में कर लोगे तो दिमाग में करके, अगर ओवरऑल भी डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई वो नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे उसके, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो इसकी, जैसे हमने यहाँ पे बताई थी ना मैंने आपको, वैसे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखो नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन उसका फिर फॉर्मूला लिखो, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन उसका फॉर्मूला लिखो। फिर पीछे मत रह जाना, जैसे जैसे स्टेप बताती जाती हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लिया, सेल रिएक्शन लिख ली सभी ने ओवरऑल। अरे यार इतना तो आता होगा यार, सेल रिएक्शन लिखना है यार, ओवरऑल सेल रिएक्शन तो यार एनोड कैथोड के दोनों के बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। उसके बाद लास्ट इक्वेशन लिख ली, लास्ट इक्वेशन लिखने के बाद में ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू रख दो, उसमें 0.059 अपॉन एन की वैल्यू रख दो, लॉग के साथ में क्यू की वैल्यू रख दो जल्दी से सभी। अच्छा, डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट कर लिया है, तो आप लोग भी कैलकुलेट करो। देखो मैंने डेल्टा जी नॉट आपको पूछा है क्या, वैसे इसमें डेल्टा जी पूछ रखा है, डेल्टा जी नॉट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, एग्जाम में मत करके आ जाना डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करके आ गए हम। सब सब सही था, सब सही था, ये नॉट के चक्कर में पूरा नंबर कट जाएंगे। और इस चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइम देने में तो फिर भी यार कि भाई हाँ हम टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब छोटी छोटी चीजें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो वो क्यों मैं लिखवा के टाइम वेस्ट करवाऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनमें टाइम वो करो ना। कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, देखो आंसर कैसे लिखोगे आंसर शीट में। सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। सबसे पहले ये लिखना। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, अब जिनको ये सेल रिप्रेजेंटेशन में कल ही बताया था, जो लेफ्ट साइड में होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह, और ये कैथोड की तरह, बताया था ना। ये मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन का रखा है। अब ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन जा रहे हैं, एफई -0.44 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे कौन जा रहे हैं -1.66, कितना आया था इसका 1.22 वोल्ट। यहां तक सभी का आ जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, बिल्कुल बेसिक चीज है। और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम, पर अभी देख लो लिखना कैसे, अपनी कॉपी में भी इसी तरह से ही आप आंसर लिखना, ठीक है। उसके बाद ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। अब ई ऑफ सेल कैसे लिखते हो, हाँ फिर क्या लिखोगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन
नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा, पहले तो नर्स्ट इक्वेशन ही लिख देना कि यार भाई बाकी की कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो इसके हाफ मार्क मिल जाएंगे, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता है चलो बच्चे को, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। इसीलिए कल मैंने इतना बेसिक से सब चीजें बताई थी, तो कल तो बहुत स्पीड स्पीड, अब स्पीड में आओ ना, अब करो ना क्वेश्चंस। यहाँ पे कैसे लिखोगे 1.22 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना हो जाएगा 6। एक मिनट, यहाँ ओवरऑल सेल रिएक्शन तो मैंने लिखी नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले इनके इन दोनों के बीच में, चलो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, कैसे लिखोगे ओवरऑल सेल रिएक्शन, आपको पता है एल्यूमिनियम जो है, देख लो ओवरऑल सेल रिएक्शन इनको नहीं लिखनी आती है, एल्यूमिनियम +3 से +3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ Fe+2 से +2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना होगा Fe, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है इन दोनों में इक्वल, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस ऑफ Fe+2 से क्या बना, ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम +3 प्लस थ्राइस ऑफ Fe, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई आपकी। अच्छा आ गया आंसर, एक मिनट है ना, अभी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दिया आपने, अब यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल लिखो, क्या लिखोगे 1.22 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना है 6, एन कितना होगा 6, हर बार 6 नहीं होता, कभी +2 भी आ सकता है, कभी +3 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है ना। उसके बाद में 0.059 इंटू लॉग, लॉग के साथ में क्या लिखोगे, अब क्यू कैसे लिखोगे वो ध्यान से देख लो आप, क्यू कैसे लिखोगे, सब 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दे दो कि क्यू कैसे लिखोगे, क्यू आपको पता है ये तो सॉलिड में होंगे, ये भी सॉलिड में होंगे, इनका तो कोई कंसेंट्रेशन से हमें मतलब है नहीं, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन उसकी पावर में जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, एल्यूमिनियम +3 की पावर में 2, एल्यूमिनियम +3 की पावर में 2, अच्छा थोड़ा सा बाहर चला गया ये, पर आप सुन तो रहे हो ना, ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया है, अब कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा सा है ना जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसके बाद Fe+2 की पावर में 3, यही लिखोगे, समझ गए क्यू कैसे लिखना है, सभी को क्लियर हो गया क्यू कैसे लिखना है। भाई किसी को कोई भी डाउट हो ना तो अभी पूछ लो, देखो ऐसे दिमाग में दिल में रखने में डाउट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आना है इस पे, और फिर यही नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत बुरा लगेगा वहां पे कि यार ये डाउट हमने दिल में रख लिया, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना, ठीक है। ई ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हो आप, वहां यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ई ऑफ सेल पूछा, ई नॉट ऑफ सेल निकाल के खुश होके मत आ जाना कि ई नॉट ऑफ सेल निकाल के आ गए हम तो कैलकुलेट, ई ऑफ सेल अलग होता है, ई नॉट ऑफ सेल अलग होता है, डेल्टा जी अलग होता है, डेल्टा जी नॉट अलग होता है। उसके बाद क्या लिखोगे 1.22 माइनस 0.059 अपॉन एन, 6 है यहाँ पे, 0.6 नहीं है, लॉग ऑफ कितना है एल्यूमिनियम +3 का 0.01 की पावर में 2 डिवाइड बाय Fe+2 का कितना है कंसेंट्रेशन 0.02 की पावर में 3, ठीक है, यहां तक तो करके आ जाना। हाँ उसके बाद ये कैलकुलेशन कर लेना 1.22 माइनस 0.059, देखो 1.0 क्या बोलते हैं 0.059 को है ना 0.06 ही ले लिया करो, ये 59 बहुत जोर चक्कर, पर हमें मन ही मन में पता है कि हाँ हम तो 0.06 लेके कर देंगे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है, दो क्या बोलते हैं 0.5 0.6 का इतना कुछ खास वेरिएशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 6 कैसे ले लिया, तो ताकि क्या हो जाए आपके 6 ले लोगे ना, 0.059 को 0.06 ले लोगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे लॉग, लॉग में कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 100/8, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन कर दोगे सब, ओवरऑल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है आपका 1.209, इतना ही आ रहा है ना, 1.209 आएगा ओवरऑल आंसर। अब भाई लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, अब वो नहीं बताऊंगी मैं, बार बार बता चुकी हूँ मैं। ई ऑफ सेल कितना आ गया 1.209, ठीक है। डेल्टा जी भी कैलकुलेट कर लोगे आप, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी
माइनस एन एफ ई ऑफ एस एल। ऐसा नहीं है कि अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दे ही नहीं रखा है, डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना दिमाग नहीं। ये भी तो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का, बता रखे हैं ना दो फॉर्मूले बस। अब माइनस एन एफ ई ऑफ सेल 1.209। ओवरऑल आंसर लिख लेना, ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका -700 किलो जूल, -700 किलो जूल। ठीक है, सभी लोगों का आ गया जो ऑनलाइन है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत एकदम ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको, हाँ हाँ बिल्कुल सही है डेल्टा जी, कोई बात नहीं। आपका 706 भी आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, 700 के अप्रोक्स आएगा। लॉग 100/8 कैसे लिखा बेटा? ये कैलकुलेशन की ना, 0.01 की पावर में 2 डिवाइड बाई 0.02 की पावर में 3। ये यहाँ पे अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और मैं इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा और मैं इधर करके कैलकुलेट कर देती हूँ। -0.059/6 कर दोगे। लॉग ऑफ एल्यूमिनियम का कितना है? 0.01 की पावर में 2 डिवाइड बाई 0.02 की पावर में 3। ठीक है, अब दिख गया? हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई कोई इसमें तो चलता है थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन। क्यों निकालना, क्यों निकालना भी बताया ना। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये दोनों सॉलिड स्टेट में है, इनका कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन उसकी पावर में स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे रिएक्टेंट है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर में स्टेक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? और आप लोगों को सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन करेंगे वापस, क्योंकि हमें समझ में आ तो जाता है पर क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फॉर अ सेल, फॉर अ सेल रिप्रेजेंटेशन भी, चलो मैं ही लिख देती हूँ, नहीं तो फिर आप पता नहीं कहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। फॉर अ सेल मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2, देखो एक दो क्वेश्चन कर लो इसके, अगर आंसर आ गया ना फिर एग्जाम तक एक बार वो दिक्कत नहीं आएगी कुछ। अभी कि यार कर लेंगे तो हम कर लेंगे, इजी है ये तो कर लेंगे, तो फिर एग्जाम में बैठे रहना फिर। और से एजी, यहाँ पे क्या है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, आपको टेम्परेचर गिवन होगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल्सो नहीं चलो छोड़ो, ऑल्सो ऑल्सो नहीं, इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके बता दो आप मुझे। आपको दे रखा है ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम, वैल्यू गिवन है आपको -2.37, और ई नॉट ऑफ एजी से Ag+2 की वैल्यू आपको गिवन है -0.08 वोल्ट। वोल्ट करो, Ag से Ag+2 ही है ना? अच्छा यहाँ पे +2 भी करना पड़ेगा मुझे, है ना? एक मिनट, नहीं नहीं प्लस ही है, प्लस ही है यहाँ पे, Ag प्लस से ही है, Ag+2। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं सेल रिएक्शन, कोई जरूरी नहीं है आपको उसकी हाफ सेल लिख के फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके। अगर आप डायरेक्ट लिखना जानते हो डायरेक्ट लिख देना, और फिर भी अगर रफ में लिख के एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि सही सेल रिएक्शन लिखी या नहीं लिखी हमने। ये तो इजी सा क्वेश्चन है।
जिसका आंसर आ जाए एग्जैक्ट, पूरा आंसर मुझे कैलकुलेट करके बता देना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एग्जैक्ट क्या आंसर है? लॉग एंटी लॉग सब मैंने लेना सिखा दिया आप लोगों को। पूरा जो आंसर आएगा जिसका भी ई नॉट ऑफ सेल से मुझे मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बताइएगा। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है वो भी मैं सिखा रही हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना। फिर अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, आंसर लिख के आ गए तो फिर आपको दिक्कत होगी। किसी का आया आंसर? ई नॉट नेगेटिव है? नहीं नहीं वैभव, आप चेक करो, ई नॉट नेगेटिव नहीं है इसमें, चेक करो आप। बस ये ऐसे एग्जामिनर ने घुमा दिया तो बस घूम गए हम। ई नॉट तो आ गया होगा। अच्छा कितना है आपका आंसर? 2.45 इंटू 10 की पावर में भी कुछ आ रहा है? अच्छा ई नॉट ऑफ सेल बता दो आप। नहीं, चेक करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.29, 10 की पावर में कुछ नहीं है क्या? अच्छा ई नॉट ऑफ सेल बता दो क्या आप? 2.29 आ रहा है क्या आप लोगों का? एक सेकेंड, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ शायद आपका आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.80 थी, ये मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया था। आंसर सही होगा आपका 81। समझ रहे हो? हाँ। अब क्या आया ई नॉट? अब क्या आया ई नॉट? अब क्या आया ई नॉट? 3.17। अरे ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखोगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कैथोड पे पता है कौन जाएगा, ये आपके एनोड पे जाएंगे और ये किस पे जाएंगे? कैथोड पे। ठीक है, कैथोड पे ये जाएगा, है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ये आपको कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स करना पड़ेगा हमें, तो क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.80 माइनस ऑफ 2.37, कितना आएगा आंसर? 3.17 वोल्ट। समझ गए? बस अभी ये इसी इसी में ही मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ई नॉट ऑफ सेल आ गया, आप तो कांस्टेंट। अब ई नॉट ऑफ सेल से क्या कैलकुलेट करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए? डेल्टा जी नॉट। अब के तो डायरेक्ट के की कैलकुलेशन तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला तो कोई बताया नहीं इसका, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस एन। एन कितना है? एन बताओ। टू। 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 दो इलेक्ट्रॉन ही तो है, नेट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का 2 ही तो है। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख के बता देती हूँ पहले आप लोगों को। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन होगा और सिल्वर में प्लस से, अरे यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेट इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं ना, ऐसा ऐड करके नहीं लिखते कभी भी, है ना, ये ध्यान रखना। हम देखते हैं ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएंगे, ये 2 है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा? 3.17। माइनस में कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की, जो वैल्यू आएगी वो जूल में आ गई। डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आगे आप कर लेना, ठीक है। आगे कल करके मुझे फाइनल आंसर बता दो, चलो फिर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। फाइनल आंसर हाँ बिल्कुल सही आ गया आदिश के
नहीं नहीं, वो 81 वाले भी सही थे। ये कृष्णा 81 जो आपका आया था 10 की पावर में, वो भी सही था आंसर। हाँ उसके अकॉर्डिंग सही था। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करी है। हाँ हाँ हाँ, नेगेटिव में, हाँ नेगेटिव में मैंने इसकी एजी की वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी थी, 0.08 लिख दी थी मैंने 0.80 की जगह पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए होगी। हाँ ठीक है, आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, 0 पॉइंट कितना है, 80 है माइनस। हाँ आर और टी की वैल्यू, टी तो मैंने दे रखा है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आर आपको पता है, आर तो गैस कांस्टेंट होता है 8.314। ई नॉट ऑफ सेल कैसे आया? ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड में आपको पता है, अगर जिसने कल की क्लास नहीं करी है ना, वो कल की क्लास, तो अब वो नेगेटिव ही पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल लिखे जाते हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है आपको, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, यहाँ पे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, ओवरऑल आंसर। किसी का आंसर आ गया? 11। आंसर सुनो, ओवरऑल आंसर आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर में 107। 2.8 इंटू 10 की पावर में के जो आएगा, इसमें आप सभी चेक करना, 2.8 इंटू 10 की पावर में 107। कैलकुलेट करना ये सभी। ठीक है ना? कर लिए बहुत क्वेश्चन, सब तो बहुत थक गए। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल पार्ट आ गया, समझ में आ गया सभी को? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है अलग, फिर रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, -0.80, तो उल्टा करके लिखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। जिनने कल की क्लास नहीं ली थी, कल की क्लास देखना। अच्छा, डेल्टा जी नॉट का के साथ में रिलेशन नहीं बताया गया आपको? मैंने अभी तो बताया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log के। बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। क्या बताना चाह रहे हो आप? ई नॉट ऑफ सेल। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 इनटू log के। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हो आप। हाँ 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 हिमांशु, आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट है? आप उस तरह से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, डेल्टा जी नॉट ना भी निकालो, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, हम्म 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 उसी से। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने खुद से भी करना, आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ट्राई करना। उससे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे अब हम, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी को पता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अरे बताओ ना, ये तो पता होगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। आप में से किसी को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? हाँ, आदिश सही बताया, आदिश ने। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू
केमिकल एनर्जी। अभी इससे पहले वाले जो अभी हम सेल्स पढ़ रहे थे, ये जो हमने अभी तक जो जिंक कॉपर और इनकी बात की थी, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया था, है ना, यहाँ पे हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की थी। ठीक है, यहाँ पे हमने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की थी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब वो किस तरह से क्या करेंगे कि जो केमिकल सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, है ना। तो फिर वहां पे किस तरह से आप करोगे, ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। हेडिंग डाल, इलेक्ट्रोलाइसिस हेडिंग डालेंगे। इलेक्ट्रो मीन्स हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, electro means electric current, and lysis, lysis, lysis means breaking of substance. full stop लगाओ breaking of substance के बाद, with the help of electricity, with the help of electricity, breaking of a substance, breaking of a substance, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज, is known as electrolysis, is known as electrolysis. With the help of electricity, breaking of a substance, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज, is known as electrolysis. नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, in electrolytic cell, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, in electrolytic cell, electrolytic solution is available in a container containing two electrodes, two electrodes of graphite or inert metal electrode, ब्रैकेट में लिख लो प्लेटिनम, इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लो प्लेटिनम पीटी, और मेटल इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिखो AgAuCu, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, AgAuCu, और मेटल इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में लिख लो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is known as anode, and anode is positively charged, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी is known as cathode, and cathode is negatively charged. अब पूरा प्रोसेस वगैरह नहीं लिखाऊंगी मैं इसमें, ठीक है, जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैं मेंशन कर दी है, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं। हाँ बस आपको, हाँ नहीं, हाँ नहीं, मेटल इलेक्ट्रोड बस हाँ बिहेव कर सकती हैं ये भी एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह, आप ले सकते हो उनको, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी कि आपको
क्या होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो मैं बता रही हूँ। बट इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले ली ना प्लेटिनम और ग्रेफाइट की, ये अभी हम आगे बताऊंगी मैं इसी में ही, कि अगर आपने उनकी इलेक्ट्रोड ले ली ना, प्लेटिनम ग्रेफाइट ऐसे बोलते हैं आयंस को जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड है, आयंस आयन सॉल्यूशन में होंगे भाई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपको पता ही भाई आयन होंगे, आयन जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सपोज आपने यहाँ पे मोल्टन NaCl ले लिया, क्या ले लिया? मोल्टन NaCl, तो किस किस के आयन होंगे यहाँ पे? Na+ के होंगे और Cl- के होंगे। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है ना, वो ये बोलती है, अच्छा ऑक्सीडेशन करना है क्या तुम्हें? ठीक है, आ जाओ ऑक्सीडेशन कर लो हमारे ऊपर, है ना। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इस तरह से बोलती है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव टर्मिनल पे, अब बताओ भाई पॉजिटिव वाले पे ये तो हो जाएगा आपका एनोड, ये क्या हो जाएगा आपका? कैथोड। एनोड पे कौन जाएगा? Na+ जाएगा, Cl- जाएगा, Cl- जाएगा, कौन जाएगा? Cl- जाएगा, और कैथोड पे कौन जाएगा? Na+। सॉल्यूशन से, है ना, ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ ये भागने लगेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हो ना, जो प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो बोलती है ठीक है आ जाओ, तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है ना, ठीक है हमारी इलेक्ट्रोड पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन कर लो, हमारी इलेक्ट्रोड पे आ जाओ, रिडक्शन कर लो, है ना। पर जब आप क्या बोलते हैं, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, इनकी इलेक्ट्रोड ले लेते हो ना, तो ये बोलते हैं नहीं, अगर यहाँ मैं खुद, अगर मेरे खुद की इलेक्ट्रोड है ना, मैं खुद का ही करूंगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। आ रही बस समझ में, उसमें बस ये डिफरेंस आ जाता है, तो वो अलग केस है, हम अलग केसेस बना के इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस इतना ध्यान रख लो, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होती है जो ऐसे बोलती है कि यार ठीक है, सॉल्यूशन से आयंस आ जाओ, और हमारे ऊपर तुम ऑक्सीडेशन कर लो, रिडक्शन कर लो। इन इलेक्ट्रोड का खुद का कुछ नहीं होता, इन्हें ये इलेक्ट्रोड खुद, प्लेटिनम की खुद इलेक्ट्रोड कभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख देख रहे हो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हाँ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा धीरे लिखवाऊंगी अब मैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। बचपन के 9th-10th के डाउट भी बहुत दूर होने वाले हैं इस टॉपिक से आपके, अभी देखना कैसे। हाँ क्या लिखवाया मैंने? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेकंड लिखो, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक, जो बोल रहे हो लिखते जाओ, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डैश करके लिखो, फॉर एग्जाम्पल लाइक डाइल्यूट, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, और कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट कॉमा, और कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बता दूंगी अभी आप लोगों को। फोर्थ फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा थर्ड फैक्टर लिखो, थर्ड फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में फर्स्ट लिखो, फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें फोर्थ में फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड like platinum and graphite, like platinum and graphite, which does not participate, which does not participate in the process of electrolysis, which does not participate in the process of electrolysis. Second लिखो, active electrode, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया। उसके बाद फर्स्ट हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड लिखो एक्टिव इलेक्ट्रोड, फोर्थ वाले में ही दूसरा पॉइंट है, which do not participate in the process of electrolysis.
एक्टिव इलेक्ट्रोड में डैश करके लिखो, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, विच पार्टिसिपेट, copper, silver, gold, which participate in the which participate process of in the process of electrolysis. अब ध्यान से सुनेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे हम। मैंने आपको 3 स्टेट्स बताई हैं इलेक्ट्रोलाइट की, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो सकता है, दूसरा डाइल्यूट में, तीसरा कंसंट्रेटेड में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले, जहां पे क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि वो कौन सी वाली स्टेट की बात कर रहा है, वो मोल्टन की बात कर रहा है, डाइल्यूट की बात कर रहा है, या फिर कंसंट्रेटेड की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो मैं केस ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ मोल्टन स्टेट का। किसका? मोल्टन स्टेट का, है ना। मोल्टन स्टेट में सबसे पहले मैंने ले लिया फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब आपको ये पढ़ लेना है भाई कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ के बाद क्या वर्ड यूज ले रहा है, मोल्टन ले रहा है, डाइल्यूट ले रहा है, कंसंट्रेटेड ले रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन स्टेट बहुत ईजी है। मोल्टन स्टेट होगी, मोल्टन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ, अगर NaCl की मोल्टन स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आयंस होंगे। कौन कौन से? एक तो Na+ होगा और एक Cl- होगा। तो अब जो होगा इन्हीं का ही होगा, और कोई आयन था ही नहीं इनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको क्या पूछता है वो कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, ये पूछता है वो। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, मोल्टन NaCl है, एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, और इससे पहले जो हमने वो कॉपर और जिंक वाले पढ़ रखे ना सेल इलेक्ट्रोकेमिकल, वहां पे उल्टा था, वहां पे उल्टा था। ठीक है, तो यहाँ अलग एकदम खुद मत कंफ्यूज हो जाना, पता चले खुद ही कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे अभी मैंने डायग्राम बना के बता दिया आपको कि भी पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो यहाँ पे एनोड की तरफ कौन जाएगा? आपका Cl- जाएगा, और यहाँ पे कौन जाएगा? Na+ जाएगा। Cl- के लिए आपको कौन सी वाली रिएक्शन लिखनी है? एनोड की। एनोड की मतलब ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम? ट्वाइस ऑफ Cl-, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसकी रिएक्शन लिखोगे? Na+ की, है ना। तो अब यहाँ पे सोडियम की कैसे रिएक्शन लिखोगे? इस कैथोड पे गया है ये, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बोलो, लिख दोगे ये रिएक्शन? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करोगे? आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? ट्वाइस ऑफ Na+ प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- से क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NaCl। समझ रहे हो? नोट डाउन कर लो जल्दी से आप लोग। ओवरऑल का नहीं पूछेगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्वाइस ट्वाइस हटा भी सकते हो ओवरऑल में तो, ठीक है ना, जब दोनों साइड में ही हो गए तो इक्वल कर दोगे ये। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे लिख के बताएंगे सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgBr2। एनोड और कैथोड की रिएक्शन ही लिख के बताना बस, इसमें नहीं पूछते ओवरऑल, छोड़ो। एनोड और कैथोड की बताना, इसके बाद वाले केसेस में पूछते हैं ओवरऑल तो। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सुन लो क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे आंसर।
कैसे करके करूँ मैं? वो ऐसे ही करके गए हैं, मुझे तो नहीं पता कैसे करते इसमें जूम। अरे मैंने तो कर लिया था, मैंने तो ट्राई तो कर लिया था, बट गैलरी व्यू नहीं नहीं नहीं, एक मिनट फुल स्क्रीन करके देखती हूँ। हाँ क्या हुआ? इसको जूम, हाँ अच्छा यहाँ से करते ही नहीं है। बस बस 5 मिनट ये और रिवाइज करवा देती हूँ, केस थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ये रिवाइज करवा देती हूँ, केस थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसा नहीं, आप लोग भी एक बार देख लो, ठीक है? कैसे बताया मैंने, वापस बता देती हूँ। नहीं नहीं, अरे आप यहाँ यहाँ तक तो चल ही रहा था ना, उसके बाद वहां से ऑफ हुआ था, वो तो केस सेकंड से ऑफ हुआ था। अच्छा केस फर्स्ट से पढ़ाऊं? अच्छा फर्स्ट ही ऑफ हो गया था क्या? चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केस फर्स्ट से ही बता देती हूँ, वापस से ध्यान से सुनो। केस फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो कैसा लिया है? मॉल्टन लिया है। मॉल्टन लिया है मतलब सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रोलाइट के ही आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो, वापस बता रही हूँ। मॉल्टन लिया है, मॉल्टन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या आयंस प्रेजेंट होंगे? NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है एनोड जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है इसमें? नेगेटिव होता है। जो हमारे सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन है वो कैथोड पे जाएगा, जो पॉजिटिव आयन है वो एनोड पे जाएगा। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शंस इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है? क्वेश्चन अब किस तरह से पूछा जाता है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, है ना, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट, है ना, डैश कर दिया, एनोड कैथोड डज नॉट लिबरेट, ठीक है? इस तरह से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो आपको क्या करना है, जब भी मॉल्टन वाला है, मॉल्टन वाले तो बहुत ही इजी सा केस है। मॉल्टन में तो आपको वैसे भी 2 आयंस ही होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, एक जो पॉजिटिव वाला होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो केस फर्स्ट तो आप लोगों को बस एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। एनोड पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी आती है ना, जब आपको क्या करना होता है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कहाँ? कैथोड पे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड। केस सेकंड में आप लोगों को क्योंकि केस सेकंड है जहां पे आपको सोचना पड़ता है और आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये याद रख लेना। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने क्या बताया, केस सेकंड में बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। कंसंट्रेटेड NaCl मतलब कि NaCl तो होगा ही होगा और वाटर भी होगा। क्या होगा? NaCl तो होगा ही होगा और वाटर भी होगा। कंसंट्रेटेड मतलब एक बहुत ही कम अमाउंट में वाटर, ठीक है? डाइल्यूट होता तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत कम अमाउंट में वाटर है। वाटर है तो भाई वाटर के आयंस भी होंगे, सोडियम क्लोरीन के आयंस तो है ही सही, H प्लस और OH माइनस के आयंस भी होंगे। तो अब एनोड पे जाने के लिए आपके पास 2 आयन है, Cl माइनस है और OH माइनस है। एनोड आपको पता है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम जिसमें बात करते हैं। एनोड पे जाने के लिए आपके पास में 2 आयन है और कैथोड पे जाने के लिए आपके पास में 2 आयन है ना? अब इन दोनों में है कि भाई जो जिसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा या कम होगा, उस अकॉर्डिंगली वो कहाँ पे जाएगा? एनोड या कैथोड पे। मतलब आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उनके क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने क्या कर रखा है, ये अरेंज कर रखा है, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस तरह से भी बोल सकते हो आप, है ना? अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, मेटल्स आपको पता है बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो उनका क्या होता होगा, वो खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो आपको ये पता होगा कि भाई लिथियम जो है उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और इसका सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है।
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एनोड की बात करोगे, एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो क्लोरीन Cl माइनस और OH माइनस में दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों, पहले लिखा हुआ है, उसके बाद में तो फिर कम हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे और कम होता जाएगा। तो Cl का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा एनोड पे। सिमिलरली Na प्लस और H प्लस है ना, यहाँ पे देख लो Na प्लस और H प्लस है, यहाँ पे दोनों में से किसका कैथोड पे है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम, दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो बाद में लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है उसका, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे H प्लस जो है, H प्लस क्या होगा, H प्लस का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो किस पे जाएगा, कैथोड पे, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन तो कहाँ पे लिबरेट होगी आपके, क्लोरीन पे आप कैसे रिएक्शन लिखोगे, एनोड पे, एनोड की रिएक्शन कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे H प्लस है, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2, ये आपकी हाफ सेल रिएक्शन होगी एनोड और कैथोड की। अब सोडियम और OH का क्या होगा, अगर आपने हाफ सेल रिएक्शन लिख दी, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड और हाइड्रोजन विल लिबरेट एट कैथोड, और ओवरऑल और सोडियम और OH का क्या होगा, NaOH बन जाएंगे वो, है ना, NaOH होके सॉल्यूशन में है वो। और 10th क्लास में पढ़ चुके हो ना क्लोर अल्कली प्रोसेस, वो यही तो था, सोडियम क्लोराइड में वाटर आप ऐड करोगे तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो यही तो है 10th क्लास वाला, यही चीज है, इस तरह से ये फाइनल आपकी रिएक्शन हुई है। समझ गए, किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, समझ गए। आपको ये जो सेकंड केस को सॉल्व करने के लिए, कंसंट्रेटेड के लिए आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है, ये टेबल नहीं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये किस तरह से है, ये आयंस का याद में रख लेना, ये तो चलो फिर भी आप लिथियम सोडियम ये तो फिर भी याद रह जाते हैं, ये Cl माइनस OH माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस 2 F माइनस, है ना। नहीं नहीं, पहले रिएक्शन नहीं लिखे आपको, तो पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये दे रखा है आयंस क्या पॉसिबल है, इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना है, तो एक दे देगा वो HCl, एक दे देगा Cl2, एक दे देगा H2, एक दे दिया NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बना है वो आपको पता लगाना है। तो क्या प्रोडक्ट बना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंसंट्रेटेड है, मतलब H प्लस OH माइनस के भी आयंस आएंगे, NaCl के आयंस आएंगे। अब आपके पास में एनोड कैथोड लिख के इन दो में कंपटीशन करवा के देख लेना, इन दो में कंपटीशन करवा के देख लेना, जो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई हाँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको इधर, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको इधर, फिर इन दोनों में आपको इन दोनों की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख देना, उसके बाद ये दोनों लिख के हाफ सेल रिएक्शन लिख के ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देना उधर। हाँ, तो मैंने आपको केस फर्स्ट में ये क्वेश्चन बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब मोल्टन NaCl की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब आपको एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ दंश मैं स्लो ही बता रही हूँ, बट ये तो काफी इजी चीज है, ये काफी इजी चीज है, काफी स्लो बताया है ये तो मैंने आपको। आपको समझ में आ गया ना दंश, ये बताओ आप तो पहले, समझ में आ गया ना आपको। आपके पास में ये 4 आयंस आ गए हैं, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करके आपको ये पता लगाना है कि एनोड पे इन ये 2 आयंस में से कौन जाएगा, कैथोड पे इन दोनों में से कौन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 तो बहुत अलग है, केस 1 तो मोल्टन है, केस 1 में H प्लस और OH माइनस कहाँ है, तो यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है आयंस के बीच में। अरे केस 1 में कहाँ है H प्लस OH माइनस, मोल्टन, मोल्टन में वाटर होता है क्या, कंसंट्रेटेड में तो होता है ना वाटर, कंसंट्रेटेड में तो वाटर होता है ना विभव।
हाँ, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको पता है कि लिथियम से जब आप यहाँ तक जाओगे तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, उस अकॉर्डिंग चेक कर लेना। बहुत बेसिक से बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? बेल हो गई ना शायद? ठीक है, कल पढ़ के आना आप लोग। कल तो क्या परसों आओगे? परसों लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, परसों की क्लास